नमस्कार। सीसी के सभी दर्शकों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं वो मूलतः हिंदी भाषा में होगा और जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो हड़प्पा सभ्यता की बसावट पद्धति, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले कई एपिसोड्स में चर्चा किया है। उसका जो निष्कर्ष है, तो उस निष्कर्ष पर जो कंक्लूडिंग पार्ट है या समिंग अप आप कह सकते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले के जो डिस्कशंस में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की बसावट पद्धति के ऊपर जो डिस्कशन किया है, यह अच्छा होगा कि अगर आप उन लेक्चर्स को देखें और उसके पश्चात जो समिंग अप है, निष्कर्ष के तौर पर हम क्या किस जगह पहुंच सकते हैं और कौन बड़ी बातें उभर कर सामने आती हैं, उस डिस्कशन के पश्चात उसके ऊपर ये चर्चा है। तो हम लोगों ने बसावट पद्धति, और आप सभी जानते हैं कि बसावट पद्धति जब मैं कह रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की, तो मेरा आशय मूलतः यह है कि अगर आप हड़प्पा के मैप को अपने सामने रखें तो आपको किन जगहों पर जो डॉट्स हैं, जो हैबिटेशन साइट्स को दर्शाते हैं, वहाँ आपको क्लस्टर मिलता है डॉट्स का। कई जगह ऐसे मिलते हैं, एक बड़ा भूभाग आपको मिलता है जहाँ कोई हैबिटेशन साइट नहीं हो, जहाँ लोग नहीं संभवतः रहते या वहाँ खुदाई नहीं हुई है और हमें प्रमाण नहीं है उनके हैबिटेशन का। तो जो एक कह सकते हैं कि साइट्स का घनत्व है, वो हमें सामने दिखता है। तो ज़्यादातर हड़प्पा के जो साइट्स हैं वो कहाँ मिले, कहाँ अवस्थित हैं और किस भूगोल में वो अवस्थित हैं। और चूँकि हमारी जानकारी हड़प्पा के मानसिक पटल की नहीं है, क्योंकि हमने साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हड़प्पा को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने उनकी लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसी अवस्था में जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उसी के आलोक में उनकी बसावट पद्धति को समझने के लिए हम आप कह सकते हैं कि बाध्य हैं। तो जो अगर मोटी बात देखें पूरे हड़प्पा सभ्यता की बसावट पद्धति की, तो सबसे पहले जो नज़र आती है बात कि इसके पीछे क्या आधार रहा होगा। क्या नदियों के किनारे, जैसे अक्सर हाँ हम लोग स्कूल टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि दीज आर रिवर वैली सिविलाइजेशंस और ब्रॉन्ज एज रिवर वैली सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या केवल जो सिंधु नदी है उसी के इर्द गिर्द ये हमें साइट्स मिलते हैं, या इससे इतर कहीं और भी हमें हड़प्पा के साइट्स मिलते हैं? क्या दूसरी नदियों के भी नज़दीक ये साइट्स हैं? क्या तटवर्ती इलाके पर भी ये साइट्स हैं? क्या नदी और तट दोनों से, समुद्री तट दोनों से दूर भी साइट्स हैं? क्या रन ऑफ कच्छ में भी हमें साइट्स मिलते हैं? तो उत्तर मिलता है हाँ। तो सबसे पहली बात जो है वो है रेंज या वैरायटी, जो कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं कि हमें बसावट पद्धति में काफ़ी विस्तार दिखता है और काफ़ी विविधता दिखती है, एक वैरायटी दिखती है। अब जैसे अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये वैसे इलाके में अवस्थित है जहाँ की मिट्टी बाकी जो हड़प्पन साइट्स हैं उससे ज़्यादा उर्वरक है, तो वो प्रोडक्टिव एरिया है और वहाँ वीट जो है, गेहूं की खेती ठीक ठाक संभव है। तो ऐसे जगह पर जिसे हम कह सकते हैं कि खेती के लिए उपयुक्त जगह है मोहनजोदड़ो। हालांकि पहले हम लोगों ने ये चर्चा की है कि पूरे हड़प्पा जो क्षेत्र में जो बारिश है या वर्षा है वो आप कह सकते हैं कि सेमी एरिड लेवल का है। 40 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा इन इलाकों में होती है, जो कि खेती के लिए आप कह सकते हैं जस्ट अबाउट ऑप्टिमल, जहां संभव मात्र है, और न ही इसे हम कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में है। ये बहुतायत वाला इलाका नहीं है वर्षा के दृष्टिकोण से, जैसा कि गंगा, यमुना, दोआब या
गंगा के तटों पर संभव है। वहाँ 150 सेंटीमीटर पर एनम तक बारिश होती है, जबकि यहाँ मैंने आपको बताया 40 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश यहाँ होती है। फिर भी मोहनजोदड़ो खेती के दृष्टिकोण से उपयुक्त जगह दिखता है। वहीं अगर आप कुछ दूसरे साइट्स को देखें, जैसे सुक्ता जिंदौर देखें, जो कि मकरन कोस्ट पर है। मकरन कोस्ट लगभग आप कह सकते हैं कि हड़प्पा का दक्षिणी तटीय इलाका है, जहां ये अरब सागर शुरू होता है। तो उस इलाके में भी कई साइट्स हमें हड़प्पा के मिलते हैं। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि ये बंदरगाह के तौर से उपयुक्त रहे होंगे, क्योंकि अदरवाइज जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो रहने योग्य बहुत नहीं है, रहने के अनुकूल नहीं है। और हम लोग 2000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो यहाँ हवा का वेग है या जो बारिश होती है, वो सारा पानी, बारिश का सारा मीठा पानी वो समुद्र में काफ़ी तेज़ी के साथ बह जाता है। तो मिट्टी की उर्वरकता बहुत उपयुक्त नहीं है, तो एक खेतिहर समाज संभवतः यहाँ नहीं पनप पाता होगा। फिर भी वहाँ भी हमें हड़प्पा के साइट्स मिलते हैं। तो अगर बसावट पद्धति की हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रही होगी कि ऐसे इनहॉस्पिटेबल एरिया में, सेटलमेंट के लिए जो इनहॉस्पिटेबल एरिया है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वहाँ भी हड़प्पा के साइट्स हैं। तो अगर आप देखें तो हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा वासी जो थे वो केवल खेती नहीं करते थे, बल्कि लंबी दूरी के व्यापार में भी काफ़ी निपुण थे। उसके कई प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया जो समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यता थी, वहाँ से अच्छा खासा व्यापार के प्रमाण हमें हड़प्पा के समय के मिलते हैं। और आज के युग में भी हाल फिलहाल ग्वादर पोर्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और ये इसी इलाके में है, मकरन कोस्ट के इलाके में ही है। भारत आज भी 21वीं शताब्दी में कोशिश करता है कि ग्वादर के ऊपर उसका कोई प्रभाव रहे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक रीजन से खास कर जो हमारा ट्रेड कॉरिडोर है अरबियन सी के अक्रॉस पश्चिम एशिया की तरफ जाने वाला, वहाँ उसके लिए ग्वादर पोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हालांकि वो भारत के बाहर है, लेकिन भारत अपना वहाँ प्रभाव चाहता है कि वहाँ कोई भारत का प्रभाव रहे, वहाँ बंदरगाही है, जो बंदरगाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ डेवलपमेंट में भारत का सहयोग रहे, ताकि उस इलाके पर भारत का कोई ना कोई प्रेजेंस रजिस्टर्ड रहे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर 2000 ईसा पूर्व की बात करें तो ये इलाका जो मकरन कोस्ट इलाका है, यहाँ से मस्कट तक मॉनसून के महीनों में भी, मॉनसून के दिनों में भी आप अरेबियन सी के माध्यम से मस्कट तक पहुंच सकते हैं, ग्वादर से मस्कट तक पहुंच सकते हैं। जबकि मॉनसून के महीनों में अरेबियन सी में जो नावों की आवाजाही है वो रुकी सी रहती है, क्योंकि यहाँ के कंडीशंस वैसे होते हैं। और लेकिन यहाँ मॉनसून के महीने में भी अगर ग्वादर से आप मस्कट जाना चाहेंगे तो एक सीधे सादे बोट से भी ये यात्रा संभव है। तो एक वजह हो सकता है कि जो सामरिक दृष्टिकोण है या व्यापार के दृष्टिकोण से यह इलाका महत्वपूर्ण रहा होगा, इसलिए यहाँ हड़प्पा की एक सेटलमेंट है। वैसे ही अगर बालाकोट, नागेश्वर जैसे साइट को देखें तो यहाँ भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि एक खेतीहर समाज रह रहा था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ रह रहे थे, बल्कि ये ऐसा लगता है कि ये मैरीन शेल प्रोसेसिंग सेंटर रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो समुद्री तट से जो शंख वगैरह हैं, जो शेल है, सीप जिसे कहते हैं, वो उसको प्रोसेस कर कोई आभूषण या कलाकृतियाँ बनाई जाती होंगी, क्योंकि ये फैक्ट्री साइट्स हैं। यहाँ हमें टूटे हुए कई पदार्थ मिले हैं मेरीन शेल्स के,
सीप के, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये एक फैक्ट्री साइट रहा होगा, उत्पादन का केंद्र रहा होगा। और उसी तरह से अगर आप रोपड़ इलाके को देखें, जो कि ऊपरी सतलज नदी का इलाका है, अब ये इलाका जो है, यहाँ भी कई हड़प्पा के साइट्स मिलते हैं। अब ये इलाका मूलतः एक उर्वरक इलाका है। वाटर वेज से या जलीय मार्ग से, नदी के जल मार्ग से यहाँ आवागमन संभव है। इसी इलाके के पास में शिवालिक जंगल हैं, जहाँ बड़े अच्छे क्वालिटी के टिम्बर यानी लकड़ी उपलब्ध है। वैसे ही कॉपर माइनिंग भी कुल्लू के इलाके में, शिमला के पास हो रहा है, और कुल्लू के इलाके से यह इलाका नज़दीक है, रोपड़ इलाका या ऊपरी सतलज का इलाका। तो ये सभी जो भी संसाधनों का अभी हमने जिक्र किया, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, सॉइल फर्टिलिटी हो, शिवालिक के जंगल की लकड़ियाँ हो, उत्कृष्ट किस्म की लकड़ियाँ हो, या कॉपर हो, तो ये सभी यहाँ उपलब्ध थे। और हम सभी जानते हैं कि इनका प्रचुर मात्रा में हड़प्पावासी प्रयोग कर रहे थे। तो इस इलाके में साइट्स की बहुतायत तो बिल्कुल लॉजिकल सी लगती है। वैसे ही अगर आप शौर्तुगाई इलाका को देखें, तो अब ये इलाका जो मेन लैंड है हड़प्पा का, उससे काफ़ी अलग है, उससे काफ़ी दूर है, उससे काफ़ी उत्तर में अवस्थित है। और ऐसा लगता है कि ये कोई सेटलमेंट एरिया नहीं रहा होगा, बल्कि एक प्रोक्योरमेंट कॉलोनी रहा होगा। और जो व्यापार हो रहा है जो मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया रीजन जिसे कहते हैं, जो ट्रांस ऑक्सस रिवर्स हैं, ट्रांस ऑक्सस एरिया जो है, यानी कि आज का आप कह सकते हैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वाला जो इलाका है, तो इन इलाकों में कई जो संसाधन थे जिनका हड़प्पावासी प्रयोग कर रहे थे, जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन है, लापिस लाजुलाई, या गोल्ड का प्रयोग कर रहे थे, सोने का प्रयोग कर रहे थे, या टिन का प्रयोग कर रहे थे। और यहाँ की एल्यूवियम में, यहाँ के बलुआही मिट्टी जो होती है, वहाँ टिन भी मिलता है। तो इन संसाधनों को हड़प्पावासियों के लिए प्रोक्योर करने के आशय से संभव है कि शौर्तुगाई में कोई ट्रेडिंग आउटपोस्ट हड़प्पावासियों ने बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि एक वैरायटी हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता की बसावट पद्धति में। और केवल एक आधार को अगर हम लेकर चलें, तो बहुत संतोषजनक तरीके से हड़प्पा सभ्यता की बसावट पद्धति को हम समझ नहीं पाएंगे। इसी के लिए मैंने आपको सबसे पहले जो विविधता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से जो इलाके महत्वपूर्ण लगते हैं हड़प्पा वासियों के लिए, केवल वही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से कई इलाके जो महत्वपूर्ण लगते हैं। इसके पहले हम लोगों ने रन ऑफ कच्छ इलाके में जो हड़प्पा के साइट्स हैं उसकी भी चर्चा की है। अब रन ऑफ कच्छ में उस समय जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसा रहा होगा, वो स्वीट वाटर रहा होगा, मीठा पानी रहा होगा या नहीं, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। फिर भी वहाँ हमें हड़प्पा के कई साइट्स मिलते हैं, धोलावीरा जैसा बड़ा साइट मिलता है। तो या तो उस समय पानी अंडरग्राउंड वाटर मीठा रहा होगा यहाँ का, या नहीं तो कोई और विवशता रही होगी जिसके फलस्वरूप यहाँ ऐसे साइट्स हमें, क्लस्टर ऑफ साइट्स हमें हड़प्पा के मिलते हैं। तो मोटे तौर पर जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि केवल एक आधार पर हम हड़प्पा की जो बसावट पद्धति है उसे समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो मेटेलिक प्रोक्योरमेंट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस सेमी प्रीशियस स्टोन्स की प्रोक्योरमेंट की बात है, या मेसोपोटामिया से अरब सागर के माध्यम से जो व्यापार का मसला है, तो ये सभी मिलकर यह तय करते हैं कि हड़प्पा के लोग
उन स्थानों पर क्यों अवस्थित थे जहां वो अवस्थित पाए जाते हैं, जहां उनके साइट्स का क्लस्टर हमें मिलता है। इससे इतर अगर हम प्राकृतिक दुनिया को समझने की कोशिश करें हड़प्पा वासियों की, तो उसका पुनर्निर्माण, उसको हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि लिखित स्रोत तो उपलब्ध है नहीं। तो कई बीज हमें मिलते हैं हड़प्पा के बर्तनों में सटे हुए या कहीं मिट्टी में दबे हुए, उन सीड्स का आकलन किया गया है और उससे जो फ्लोरल वर्ल्ड है हड़प्पा का, जो प्लांट लाइफ है हड़प्पा का, किस तरह के पेड़ पौधों का वो प्रयोग में ला रहे थे, वैसे ही जो हमें हड्डियां मिली हैं हड़प्पा के साइट से, वो बोन्स कैसे थे, वो क्या जंगली जानवरों के थे या वैसे जानवरों के थे जिसका वो खुद डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, संभवतः उसका कंजम्पशन कर रहे थे, फूड कंजम्पशन का वो हिस्सा था या नहीं था, वो बोन जो होता है एनिमल के, वो किस तरह से कटा हुआ है, उससे भी यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसे कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था या वो स्वतः किसी मरे हुए जानवर का अस्थिपंजर है वगैरह वगैरह। वैसे ही जो फिगरेटिव आर्ट है, जो कुछ पेंटिंग्स हैं, वो पेंटिंग्स किसी दीवार पर बहुत बड़े स्तर पर तो हड़प्पा में हमें नहीं मिलता, लेकिन कुछ जो पेंटिंग्स के स्पेसिमेन, चित्रकारी के स्पेसिमेन हमें मिलते हैं, वो हड़प्पा के मृदभांडों पर, यानी हड़प्पा के जो पॉटरीज हैं, जो बर्तन हैं, उसके ऊपर काले रंग से पेंट किए हुए हैं और उस पर अगर कुछ हमें अंकित दिखता है या हड़प्पा के सील्स के ऊपर कुछ अंकित दिखता है, तो इससे एक प्राकृतिक जो दुनिया है हड़प्पा वासियों की, उसे पुनर्जीवित किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, और उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन यापन के लिए वो किन किन संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे। तो अगर प्लांट लाइफ की बात करें, ये वनस्पति की बात करें, फ्लोरा की बात करें, तो बैम्बू यानी बांस का यहाँ प्रयोग हो रहा है, जबकि इस इलाके में बांस जो है वो या बांस के लिए हड़प्पा का इलाका, आप कह सकते हैं कि वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो नैसर्गिक तरीके से इस इलाके में इसकी खेती नहीं होती है, परंतु बैम्बू का हमें, बांस का हमें प्रयोग हड़प्पा वासियों के द्वारा किया हुआ मिलता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं से लाया गया होगा या किसी दूसरे इलाके से लाकर इसे रोपने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। तो एक आप कह सकते हैं कि एक कांटेक्ट जो है सोशल कांटेक्ट की ओर अंकित करता है। वैसे ही शीशम, पीपल, अब जैसे पीपल है तो हम सभी जानते हैं कि पीपल को हम आज भी सेक्रेड मानते हैं, उसे उसकी एक वैल्यू है पीपल लीव्स की या पीपल के पेड़ की, उसे पूजा जाता है। तो क्या उस समय भी उसे सेक्रेड मानते थे? प्री हड़प्पन ट्रेडिशन में भी हमें पीपल के पत्तों का प्रमाण मिलता है कि वो अंकित था। तो क्या वो उसका कोई सेक्रेड वैल्यू था? क्या वो पवित्र या कोई आप कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से लोग उसे देखते थे? तो ऐसा लगता है अब जैसे पीपल वुड, चारकोल जो है वो हमें नहीं मिलता है, यानी कि पीपल पेड़ के जल जाने के पश्चात जो कोयला बनता है वो हमें हड़प्पा से नहीं मिलता है। तो संभव है कि उसे कोई सेक्रेड वैल्यू के तौर पर मानते थे या उसे उसका कोई आप कह सकते हैं कि धार्मिक संदर्भ रहा होगा, ऐसा संभव दिखता है। वैसे ही टीक का हमें प्रमाण मिलता है, डेट पाम का प्रमाण मिलता है, और टीक, जबकि कालीबंगान में टीक की खेती संभव नहीं है प्राकृतिक दृष्टिकोण से, लेकिन हमें हड़प्पा में टीक का भी प्रमाण मिलता है। तो निश्चित रूप से वो कहीं और से आयातित होता होगा या उसे ट्रांसपोर्ट कर इन इलाकों में लाया जाता होगा, जो अपने आप में अंकित करता है कि ये एक काफ़ी वेल कनेक्टेड सिविलाइजेशन रहा होगा
और आवागमन की जो व्यवस्था है, चीज़ों को आयातित या निर्यातित करने की जो व्यवस्था है वो ठोस रही होगी। वैसे ही अगर फॉनल वर्ल्ड को देखें या जानवरों की दुनिया को देखें तो आप अपने स्लाइड्स पर देख सकते हैं कि जो रेंज हमें मिलता है, मोर है, फाउल्स या चिकन वगैरह, हेयर है, गिलहरियां हैं, मगरमच्छ हैं, हिरण है, गाय भैंस, गाय का तो सीधा प्रमाण चित्रों में नहीं मिलता है, लेकिन कैटल का प्रमाण है, बुल का प्रमाण हमें मिलता है, भेड़ हैं, बकरियां हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, ऊंट हैं, और हाथी के भी जो बोन्स हैं वो हमें बानावाली से मिलता है, राइनोसरस नौशारों से मिलता है, एंटीलोप, टाइगर। तो ये रेंज है फॉनल रिसोर्सेज का। तो इस भाग को अगर हम अंत करें, इस चर्चा को अंत करें, तो आप निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि मोटे तौर पर ओवरऑल जो लोकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है हड़प्पन साइट्स की, जहां वो अवस्थित हैं हड़प्पा के साइट्स, वो केवल जलवायु के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि कई ऐसे साइट्स हैं जो कि जलवायु के दृष्टिकोण से या भूगोल के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियां वाले इलाके हैं। वहाँ भी जैसे सूखे का इलाका, एरिड एरिया है, वैसे इलाके जहाँ वर्षा जो है वो काफ़ी इरेटिक है, वो कभी ज़्यादा कभी कम, तो ऐसे में रहना आसान नहीं होता है। जैसे सिंध इलाके में ही 65% वेरिएबिलिटी है रेनफॉल की। तो कई इनहॉस्पिटेबल एरियाज़ हैं, जैसा मैंने मकरन कोस्ट के बारे में बताया। कई इलाके हैं जहां अंडरग्राउंड वाटर मीठा नहीं है, वैसे इलाकों में भी हड़प्पा के साइट्स हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का जो बसावट पद्धति है, हड़प्पा सभ्यता की जो बसावट पद्धति है, उसे केवल जलवायु के आधार पर समझ पाना संभव नहीं है। कई और कारण रहे होंगे, वो राजनीतिक, सामरिक, व्यापार या संसाधन को प्रोक्योर करने के आशय से जो साइट्स बनाए जाते हैं या जहां लोग रहते हैं, वैसी व्यवस्था वहाँ रही होगी, और इसी के फलस्वरूप हमें साइट्स वहाँ मिलते हैं जहाँ हमें हड़प्पा के मैप पर आज दिखते हैं। धन्यवाद।